तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने किया था 2022 में जो वर्ग 3 का एग्जाम हुआ था उसका 8 मार्च का सेकेंड शिफ्ट का पेपर, और उसमें पहला ही क्वेश्चन जो हमें दिखा था वो था सर आपका फिगर ऑफ स्पीच का। आप इस प्लेलिस्ट में बने रहिएगा, आपकी सारी तैयारी यहाँ पर हो जाएगी और आपको कहीं भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंग्लिश के लिए। तो फिगर ऑफ स्पीच स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। सर फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो सर हिंदी में अलंकार कहते हैं इसको, ठीक है सर। मैंने आपसे बोला कुछ चीज़ें, क्योंकि ये ग्रामर है, आप कुछ चीज़ें अगर यहाँ पर सीख रहे हैं तो वो साथ साथ आपके हिंदी में भी काम आ जाएंगे। तो फिगर ऑफ स्पीच की जब हम चर्चा करें तो सर आप जो हिंदी में अलंकार पढ़ते हैं ना सर, ये वही है। अगर आप हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी में आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं तो आप एक कहीं पर भी अगर ये पढ़ लेंगे तो आपको दोनों जगह इसका काम निकल सकता है। चीज ये आई कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो गोज बियॉन्ड द ओरिजिनल लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड्स। तो सर होता क्या है, जैसे कोई भी वर्ड है उसकी जो ओरिजिनल मीनिंग होगी उससे कई ज्यादा आगे चला जाएगा। सर ये गोज बियॉन्ड द ओरिजिनल लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन ऑर्डर टू सप्लाई न्यू इफेक्ट्स और अ फ्रेश अप्रोच इनटू एन आइडिया और अ सब्जेक्ट। सर किसी भी विषय में सर उसकी जो वर्ड की ओरिजिनल मीनिंग होती है उससे कई गुना आगे बढ़ा चढ़ाकर वो चला जाता है ताकि एक नया इफेक्ट आ सके उस आइडिया में या फिर उस पर्टिकुलर विषय पर, ठीक है। एक फ्रेश अप्रोच आ सकती है, ठीक है। और वो थोड़ा सा ब्यूटीफाई हो सकता है सर, इंप्रेसिव हो सकता है, अट्रैक्टिव बन सकता है वो आपका सेंटेंस। अब मैं सर सीधी सीधी बात बोलूं, आपको क्या याद रखना है, इसको यूज क्यों करते हैं, तो सर सेंटेंस को इंप्रेसिव बनाने के लिए। सर सीधी सी चर्चा ये आती है कि फिगर ऑफ स्पीच की जरूरत क्यों है, तो सर सेंटेंस को इंप्रेसिव बनाने के लिए। बिना इसके काम चल सकता था, पर इसके साथ चीजें और ज्यादा इंप्रेसिव दिखती हैं, अट्रैक्टिव दिखती हैं, ठीक है। उनका इफेक्ट ज्यादा अच्छे तरीके से जाता है। लाइक मैं बोल दूं कि मुझे भूख लग रही है तो इसमें भी सामने वाले को चीजें समझ आ गई, बट हम उसमें एक नया इफेक्ट डालने के लिए हम उसमें क्या कह देते हैं, अरे मैं तो भूख के मारे मर रहा हूं। तो ये एक जो भूख के मारे मरना, वो सच में मर नहीं रहा है, बट वो एक नया इफेक्ट क्रिएट कर रही है, उससे जो सेंटेंस है वो आपका थोड़ा सा इंप्रेसिव हो गया, ठीक है सर। यही है आपका फिगर ऑफ स्पीच। एग्जांपल्स देख लेते हैं। इफ अ पर्सन सेज दैट ही इज स्टार्विंग, स्टार्विंग वर्ड आता है इंग्लिश में, तो ही डजंट मीन दैट ही इज इन फैक्ट डाइंग ऑफ हंगर। जब वो कह रहा है कि दैट आई एम स्टार्विंग, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो भूख से मर ही रहा है, बट दैट ही इज वेरी हंग्री। लेकिन उसका मतलब ये है कि वो बहुत ज्यादा भूखा है, मर नहीं रहा है, ठीक है। A metaphor or a simile are two of the most common forms used. सर जो दो मोस्ट कॉमन फिगर ऑफ स्पीच हैं सर, सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, वो है सर मेटाफोर, सिमाइल, और एक सर आयरनी भी आता है जो यहाँ पर आगे हम पढ़ेंगे। अब सर मेटाफोर को हम हिंदी में रूपक अलंकार कहते हैं और सिमाइल को सर उपमा कहते हैं। अब मैं हिंदी क्यों बता रहा हूं आपको, ताकि अगर आप इस तरीके से पढ़ रहे हैं तो आपको हिंदी ग्रामर में, अगर हिंदी व्याकरण में भी कोई अलंकार का क्वेश्चन आता है तो आपसे वो बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं इसकी हिंदी बताते जा रहा हूं। तो सर मेटाफोर को रूपक कहते हैं और सिमाइल को उपमा कहते हैं। आगे चलते हैं सर, एक एक करके सभी की हम चर्चा करेंगे। तो सर सिमाइल, जिसको मैंने बोला आपका उपमा, अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स यूजुअली विद द वर्ड्स लाइक और एज। सर दो अलग अलग चीजें जो बिल्कुल अलग हैं उनके बीच में सर एक डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, और वो भी कैसे सर, उसके साथ में यूजुअली आपको इंग्लिश में दो वर्ड्स जरूर अटैच मिलते हैं, या तो लाइक या फिर एज। इन वर्ड्स के साथ में सर हम दो ऐसी चीजें जो बिल्कुल अलग हैं, भिन्न हैं, उनको सर कंपेयर कर देते हैं डायरेक्टली, ठीक है। आप एग्जाम्पल दिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, अदरवाइज आप लाइक और एज कहीं देख रहे हैं तो बिल्कुल वो सिमाइल होगा। द मसल्स ऑन हिज ब्राउनी आर्म्स आर स्ट्रॉन्ग एज आयरन बेंड्स। तो यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि उसकी जो भुजाएं हैं वो सर लोहे की पट्टी हैं, ठीक है। तो ये एक सर आपका फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है, अलंकार यूज किया गया है। अब दो चीजों के बीच में कंपैरिजन है सर, डायरेक्ट कंपेयर कर दिया आपने कि ये उसके जैसा है। कौन सर, उसकी ब्राउनी आर्म्स, मतलब भूरी जो भुजाएं हैं वो इतनी स्ट्रांग है जैसे कि लोहे के पट्टियां। तो बीच में आपको एज वर्ड मिला और आप देख पा रहे हैं ये कंपैरिजन है, तो सर ये आपका सिमाइल का एग्जाम्पल है। अब दो चीजें हैं सर, नाउन इज एडजेक्टिव और नाउन इज लाइक एन एडजेक्टिव। अब इन पर हम चर्चा करते हैं। सर नाउन इज एडजेक्टिव, इसका मतलब क्या हो गया सर, नाउन इज एडजेक्टिव का मतलब हो गया कि संज्ञा विशेषण है। तो यहां पर कोई आपने ये नहीं बोला कि विशेषण के जैसा ही है,
आपने बोल दिया कि संज्ञा विशेषण है, मतलब नाउन ही आपकी एडजेक्टिव होती है, आपने ऐसा कह दिया। यहां आपको ना तो लाइक मिल रहा है ना एज मिल रहा है, और नीचे जो है नाउन इज लाइक एन एडजेक्टिव, इसका मतलब है संज्ञा विशेषण के जैसा है। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ले रखे थे हमने आपको समझाने के लिए। तो यहां वो कह रहा है कि नाउन इज एडजेक्टिव, संज्ञा विशेषण है, और यहां वो कह रहा है कि संज्ञा विशेषण के जैसा है, नाउन इज लाइक एन एडजेक्टिव। तो सर ये जो तीसरा वाला है वो तो आपका सिमाइल है, लेकिन जो नाउन इज एडजेक्टिव है ये आपका सिमाइल नहीं है, क्योंकि यहां पे वो जैसा नहीं बता रहा, वो कह रहा है कि वो एडजेक्टिव ही है। ठीक है, यहां दो वर्ड कहीं दिख जाए आपको तो वो सिमाइल है। दूसरा, जब आप कंपेयर तो कर रहे हैं लेकिन उसके जैसा बता रहे हैं आप, तो ये सिमाइल होता है आपका। ठीक है, और ये जो एग्जाम्पल है सर ये आपका मेटाफोर होगा। दोनों में बहुत हल्का सा फर्क है। सिमाइल में बोलते हैं कि उसके जैसा है, और मेटाफोर में कहते हैं कि वही है। ठीक है, अब चलते हैं सर अगले पर, आपके मेटाफोर पर। हिंदी में इसको रूपक अलंकार कहते हैं। तो सर मेटाफोर, थिंग्स आर कंपेयर्ड बाय स्टेटिंग दैट वन थिंग इज अनदर। यहां क्या था, यहां पर सर दो अनलाइक चीजों के बीच में कंपैरिजन था। ठीक है, कि वो उसके जैसा है। लेकिन मेटाफोर में क्या है कि यहां पर दो चीजें मतलब एक दूसरे के जैसी नहीं बता रहे हैं, एक दूसरे ही हैं, ऐसा कहने का मतलब है। ठीक है, जैसे नाउन इज वर्ब, अब ये नहीं कह रहा कि नाउन वर्ब के जैसा, ये कह रहा है नाउन वर्ब ही है। ठीक है, तो सर ये आपका मेटाफोर है। और यहां पर नाउन एज वर्ब, ये बोल रहा है कि नाउन जो है वो वर्ब के जैसा है। तो यहां पर चीजें हैं सर आपकी सिमाइल। तो होप आप लोगों को मेटाफोर और सिमाइल में अंतर पता चल गया होगा, बहुत माइनर सा दोनों में फर्क है। पहला एग्जांपल, द क्लाउड्स आर कॉटन बॉल्स इन द स्काई। जो बादल हैं वो आसमान में कॉटन बॉल्स हैं। ठीक है, रुई के बॉल्स हैं। यहाँ पे ये नहीं बोला कि क्लाउड्स कॉटन बॉल्स की तरह हैं, वो ये कह रहा है कि क्लाउड जो है वो कॉटन बॉल्स हैं। तो ये सर आपका मेटाफोर है। और अगर ये कह देता द क्लाउड्स आर लाइक कॉटन बॉल्स इन द स्काई, लाइक या एज वर्ड बता देता तो वो कहता कि कॉटन बॉल्स की तरह हैं, तो वो सिमाइल हो जाता। लेकिन यहां पर वो कह रहा है कि कॉटन बॉल्स ही हैं, तो वो सिमाइल नहीं है। ठीक है, ये मेटाफोर है। तो होप दोनों चीजें आपको अच्छे समझ आ गई होंगी। तीसरी है सर आपकी पर्सोनिफिकेशन, गिव्स क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन टू एन एनिमल, एन ऑब्जेक्ट और एन आइडिया। सर किसी आइडिया को या फिर किसी जानवर को या फिर किसी थिंग को आप एक इंसान के जैसी क्वालिटीज दे देते हैं, तो सर वो आपका पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। फिर से समझिएगा, गिव्स क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन टू एन एनिमल, एन ऑब्जेक्ट और एन आइडिया। मैं आपको सारे शॉर्ट नोट्स में ही दे रहा हूं, बट आप इससे और शॉर्ट कर सकते हो ना, आप बिल्कुल कर लीजिएगा, बस आपको समझ आना चाहिए। तो सर पर्सोनिफिकेशन आपको समझ आ गया होगा। ये सर गिव्स क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन टू एन एनिमल, एन ऑब्जेक्ट और एन आइडिया। किसी एनिमल को, किसी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी आइडिया को, ऑब्जेक्ट मीन्स किसी भी थिंग को, ठीक है, किन्हीं चीजों को आप जब एक इंसान की क्वालिटीज दे देते हैं तो वो आपका पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहां पर येल्स लिखा हुआ है। येल का मतलब होता है सर चिल्लाना। जब कोई इंसान बहुत गुस्सा होता है ना तो वो बहुत चिल्लाता है, तो हम कहते हैं शी इज येलिंग, वो बहुत चिल्ला रही है। ही इज येलिंग या ही येल्स, वो बहुत चिल्लाता है। तो द विंड येल्स वाइल ब्लोइंग, तो सर हवा जब चल रही है तो वो चिल्ला रही है। अब यहाँ पे क्या हुआ, हवाएं बहुत तेज चल रही थी, लाइक तूफान चल रहा है आपका, मान लो, ठीक है। तो अब हवा आपकी चिल्ला तो सकती नहीं है, क्योंकि चिल्लाना तो इंसान के गुण होते हैं। पर फिर भी वो क्या कह रहा है, द विंड येल्स वाइल ब्लोइंग, मतलब हवा चल रही है तो वो चिल्ला रही है। आपने क्या किया, विंड को, जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है, उसको आपने एक पर्सन की, एक इंसान की क्वालिटीज दे दी, तो ये कहलाता है सर आपका पर्सोनिफिकेशन। हियर द विंड कैन नॉट येल, हवा जो है वो चिल्ला नहीं सकती, ओनली अ लिविंग थिंग कैन येल, सिर्फ एक जो जीवित चीज है वही आपकी चिल्ला सकती है। तो आपने क्या किया, लिविंग थिंग के गुण जो है, क्वालिटीज जो है वो हवा को दे दी, तो ये पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। दूसरा एग्जाम्पल है, सन हैज रेज देयर हैंड, सूर्य ने अपने हाथ खड़े कर लिए। मतलब जैसे बहुत बादल आते हैं ना तो सूर्य दिखाई नहीं देता, छुप जाता है, तो हम कहते हैं कि सूरज ने हाथ खड़े कर लिए, इतनी तेज बादल है। तो ऐसा नहीं है कि सूरज ने हाथ खड़े कर लिए, ये तो लिविंग थिंग की क्वालिटी है। बट आपने क्या किया, सन को ये क्वालिटी दे दी जो कि एक ह्यूमन की होती है। तो सन हैज रेज देयर हैंड, सूरज ने अपने हाथ उठाए नहीं है, तो ये सर पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल हो गया। तीसरा, द फ्लावर डांस्ड, तो अब फूल कभी डांस नहीं कर सकते, डांस तो ह्यूमन कर सकते हैं, है ना, या लिविंग थिंग्स कर सकते। तो आपने क्या किया, फ्लावर को क्वालिटीज दे दी ह्यूमन की, तो वो सर पर्सोनिफिकेशन हो गया। ये सारे एग्जाम्पल आपके पर्सोनिफिकेशन के। एक बहुत ही फेमस है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी मीन्स आवश्यकता, और ये बहुत ही प्रचलन में है कि सर आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है।
मतलब आवश्यकता ही माँ है आविष्कार की। पर आवश्यकता और आविष्कार दोनों ही आपके नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि आवश्यकता जो है वो सच में कोई एक रिलेशन है इन्वेंशन के साथ, वो माँ होती है। बट आपने कह दिया कि सर आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, मीन्स नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो आपने एक पर्सन की क्वालिटीज दे दी इसको, तो ये भी सर आपका पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। होप आप लोग को पर्सोनिफिकेशन समझ में आ गया होगा। अब आपको कमेंट में एक एग्जाम्पल पर्सोनिफिकेशन का मुझे कमेंट करके जरूर बताना है, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप लोग को चीजें सही में समझ में आ गई होंगी। चौथी चीज है सर आयरनी। अब आयरनी क्या होता है? यूज ऑफ वर्ड्स दैट मीन द ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू रियली थिंक, स्पेशली इन ऑर्डर टू बी फनी। जब हमें व्यंग करना हो, किसी से तंज कसना हो, तब हम इन आयरनी का यूज करते हैं। जैसे आप कर तारीफ रहे हैं, आपके वर्ड्स तारीफ वाले हैं, लेकिन आपको भी समझ आ रहा है, सामने वाले को भी समझ आ रहा है कि ये तंज कसा जा रहा है, ठीक है। तो जब आप कहना कुछ और चाहते हैं बट आप उसका ऑपोजिट बोलते हैं, ऑपोजिट बताते हैं, तो वो आपका आयरनी कहलाता है। एग्जाम्पल देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ आ जाएंगी। पहला है, दिस इज माई ब्रिलियंट सन हु फेल्ड आउट ऑफ कॉलेज। तो अब यहां पर वो होनहार, वो ये नहीं कहना चाह रहा कि ये बहुत ही होनहार है, बल्कि वो बताना चाह रहा है कि कितना बड़ा फेलियर है। बट उसने वर्ड्स क्या यूज किए? दिस इज माई ब्रिलियंट सन हु फेल्ड आउट ऑफ कॉलेज। ये सुनकर सर अगर सच में फेलियर बोलते तो भी उतना उसको एम्बैरेसिंग फील नहीं होता जो अब होगा। तो बोला होनहार है, लेकिन वो कह रहा है क्या है कि ये सबसे बड़ा फेलियर है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी इज अ ग्रेट सिंगर हु सिंग्स लाइक अ क्रो। वो एक बहुत बढ़िया सिंगर है, बहुत अच्छी सिंगर है जो कौवे की तरह गाती है। तो अब आपने जो वर्ड यूज किया ग्रेट सिंगर, उसकी कोई वैल्यू है नहीं, जबकि आप उसका जस्ट अपोजिट बता रहे हैं कि कौवे की तरह गा रही, मतलब इतना बुरा गाती है, ठीक है, ये आप कहना चाह रहे हैं। बट आपने ऐसा ना कह के आपने बोला शी इज अ ग्रेट सिंगर हु सिंग्स लाइक अ क्रो। वो एक बहुत अच्छी गायिका है जो कौवे की तरह गाती है। तो आप आयरनी का मतलब समझ गए होंगे, ये एक तरीके से तंज होता है। आगे चलते हैं, पांचवी चीज देखते हैं, हाइपरबोल। सर हाइपरबोल क्या है? व्हेन अ थिंग इज एक्सप्लेन्ड elaborated in such a way that it can't be possible in real life to exaggerate something। आपको वर्ड में भी समझ आ जाएगा। हाइपरबोल, बढ़ा चढ़ाकर बोलना, किसी चीज को इतना बढ़ा चढ़ाकर बता देना कि वो रियल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है। टू एग्जैगरेट समथिंग। एग्जाम्पल्स देखें और अच्छे समझ आ जाएगा। हालांकि हाइपरबोल तो इसके नाम से भी हमें समझ आ जाता है। अ ड्रॉप इन द ओशन। जब हम कहते हैं ना कि समुंदर में एक बूंद की तरह, तो कहने में तो अच्छा लगता है, बट आप ये बहुत बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं, इसकी रियल लाइफ में कोई भी पॉसिबिलिटी है नहीं। काउ इज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। मतलब गाय की आवाज आपको प्यारी लगती है, गाय आपको अच्छी लगती है, तो आप कह रहे हैं गाय जो है वो एक मधुर गीत गा रही है। तो आपने इतना बड़ा चढ़ाकर बोल दिया इस चीज को जो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, आपको गाय अच्छी लग रही है तो आपने उसके रंबाने को एक स्वीट सॉन्ग का नाम दे दिया। तीसरा, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड। खून की नदियां बह गईं, या खून की नदियां बह जाना। बोलते ना कि वो युद्ध इतना भीषण था कि खून की नदियां बह गईं। तो ऐसा नहीं है कि वहां पर जैसे आपकी गंगा नदी है, नर्मदा नदी है, वैसे ही आपकी खून की नदियां बह गईं, ठीक है। बट आपने क्या किया? एग्जैगरेट कर दिया चीजों को, मीन्स बड़ा चढ़ाकर बोल दिया। तो सर ये चीजें होती हैं आपकी हाइपरबोल। फिर से आपको कमेंट में एक एग्जाम्पल किसका देना है? सर हाइपरबोल का देना है। होप आप लोगों को आज ये पांचों चीजें जो हमने फिगर ऑफ स्पीच में पढ़ी वो समझ में आ गई होंगी। सिमाइल क्या होता है, मेटाफोर क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, आयरनी क्या होती है और हाइपरबोल क्या होता है। अगली वीडियो में हम फिर 4 से 5 और फिगर ऑफ स्पीच को ऐड करेंगे और जो 10 जरूरी फिगर ऑफ स्पीच हैं वो आपको बिल्कुल बनने लग जाएंगे। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको चीजें समझ आ रही हैं या फिर नहीं, और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है। सो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड विश ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।